प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवांकुर डिजी लेसन में कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 जलवायु क्लाइमेट पर चर्चा करने वाले। जलवायु के साथ ही एक मौसम शब्द जुड़ा रहता है। तो पहले हम जलवायु और मौसम के बारे में चर्चा करें। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जल और वायु, अर्थात इन दोनों में गहरा संबंध है। और जलवायु का ही छोटा रूप मौसम होता है। यदि हम दोनों को परिभाषित करें तो किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं का योग। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? जैसे तापमान है, वायु दाब है, हवा है, आर्द्रता है और वर्षा है। इन सभी का सम्मिलित रूप ही जलवायु या मौसम कहलाता है। अंतर केवल इतना है, मौसम में हम कम समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग करते हैं, जो कुछ दिन या कुछ सप्ताह की भी हो सकती है। लेकिन वही यदि दीर्घकालीन अवधि में वायुदाब, तापमान, हवा, आर्द्रता और वर्षा का योग करते हैं तो उसको जलवायु के नाम से जाना जाता है। पूरे संसार में यदि जलवायुविक दृष्टि से पूरे संसार को विभाजित किया जाए तो हर महाद्वीप में या हर देश में अलग अलग जलवायु हो सकती है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब मानसूनी जलवायु क्या होती है? मानसूनी जलवायु अर्थात ऐसी जलवायु जहां पर पवनें एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशाएं बदल लेती हों, ऐसे स्थानों पर पाई जाने वाली जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। चूंकि भारत विषुवत रेखा के नजदीक है और उत्तरी गोलार्ध में है, यदि हम ग्लोब पर स्थिति देखें तो ये आपकी विषुवत रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। मतलब भारत उत्तर तरफ है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य की स्थिति बदलने के कारण 6 महीने हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर 6 महीने उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। और भारत यहीं पर स्थित है विषुवत रेखा पर। तो भारत जो प्रांत है या भारत देश है, वो उसकी जो स्थलाकृति बनावट है या भौगोलिक जो स्थिति है, उसके कारण यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्योंकि भारत उन हवाओं के बीच के क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर 6 महीने हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर और फिर 6 महीने बाद हवाएं जो है दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर हर 6 महीने बाद अपनी दिशाएं बदल लेती है। भारत की चूंकि स्थिति विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण इसकी जलवायु पर विभिन्न प्रभाव के तत्व जो हैं वो प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है आपका अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति का मतलब वही है, वो आड़ी रेखाएं जो ग्लोब पर खींची हुई है। इन रेखाओं के कारण भी भारत की जो जलवायु है उस पर प्रभाव पड़ता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा द्वारा इसको 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात कर्क रेखा द्वारा विभाजित किया गया ऊपर का और नीचे का, अर्थात उत्तर का और दक्षिण का भाग। तो दक्षिण का जो भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है
और उत्तर का जो भाग है वो विभिन्न प्रकार के स्थलों से, देशों से या हिमालय से लगा हुआ, जिसके कारण यहाँ पर पाई जाने वाली या भारत में पाई जाने वाली जलवायु पर अक्षांश स्थिति होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण और कर्क रेखा द्वारा इसको विभाजित होने के कारण इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो तत्व है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वह है समुद्र से दूरी। अब चूंकि कर्क रेखा द्वारा भारत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो इसका दक्षिण का भाग है वो समुद्र से लगा हुआ है, तीन ओर से लगा हुआ है। यदि हम पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की बात करें तो अरब सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अर्थात भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। वे स्थान जहां पर आसपास में पानी होता है वहां पर सम जलवायु पाई जाती है, अर्थात सम, न गर्मियों में ज्यादा अधिक गर्मी, न सर्दियों में बहुत कड़ाके की ठंड, अर्थात वहां पर मौसम जो रहता है वो समुद्र के आसपास का क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। यदि हम इसकी उल्टी अवस्था में बात करें या अपोजिट बात करें, उत्तर की बात करें भारत की, जो कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ पर हिमालय पर्वत लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, चाइना का कुछ क्षेत्र है, अफगानिस्तान भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह विषम पाई जाती है, अर्थात सर्दियों में कड़ाके की ठंड और गर्मियों में भीषण गर्मी। तो चूंकि भारत के पास समुद्र होने के कारण इसकी पूरे भारत में भी जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा है भूरचना, मतलब भारत की बनावट। भारत में मुख्य रूप से 5 भौतिक विभाग हैं। पहला है हमारा उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वत, जिसका नाम है हिमालय। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पूरी उत्तरी सीमा को कवर किए हुए, ढके हुए, सीमा पर तैनात है। अब इससे भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चूंकि हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं 6 महीने, और फिर 6 महीने दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, और हिमालय की जो लोकेशन है वो भारत के उत्तर में है, अर्थात भारत के उत्तर के उत्तरी गोलार्ध से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय पर्वत से टकराकर भारत को अत्यधिक ठंड से बचाती हैं। एक प्लस पॉइंट ये है। अब यदि हम दक्षिण की हवाओं की बात करें तो दक्षिण से जो हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं वो भारत में प्रवेश करने के पहले समुद्र के ऊपर से आती हैं, उनके ऊपर जलवाष्प होता है। तो जब भी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत में वर्षा कराती हुई जब भी हिमालय तक पहुंचती हैं तो पुनः वहां से टकराकर भारत में रिटर्न हो जाती हैं, या पूरा का पूरी जो वर्षा की मात्रा होती है वो भारत में ही हो जाती है, और वो मानसूनी हवाएं भारत को क्रॉस नहीं कर पाती। तीसरा है जल, और चौथा है जल और स्थल का वितरण। भारतीय प्रायद्वीप की स्थिति होने के कारण यहां पर उच्च व निम्न वायुदाब क्षेत्र का बनना। अब ये इसलिए है कि भारत का जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थात वहां पर मौसम हमेशा एक सा रहता है, और जो कर्क रेखा के ऊपर का भाग है वहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहां वायुदाब में भी अंतर आ जाता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान यदि अधिक होता है तो वायुदाब कम होगा, और यदि तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होता है। अब वायुदाब क्या है? वायुदाब का आप अर्थ साधारण भाषा में समझ लीजिए, हवाओं का वजनदार होना। प्रायः आपने ऐसा महसूस किया होगा कि सर्दियों में हमें सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है, कष्ट होता है, कारण हवाएं भारी होती हैं, कठोर होती हैं। सर्दियों में हवाएं कठोर होने का कारण है वायुदाब का अधिक होना। अब देखिए, सर्दियों में तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होगा। अब यही कंडीशन ग्रीष्म ऋतु में अपोजिट हो जाएगी, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है। तो भारत की स्थिति में भी निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की परिवर्तन की स्थिति लगातार
चलती रहती है, वो सूर्य के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण प्राय ऐसी स्थिति बनती रहती है। पांचवा है मानसूनी पवनें। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मतलब अरब प्रायद्वीप के जो देश है वो अरब सागर में मछलियां पकड़ने का कार्य करते थे, तो उन्होंने इन हवाओं की खोज की थी। उन्होंने प्राय ये देखा कि यहाँ पर जो समुद्र में जो हवाएं चलती हैं उनकी गति हर 6 महीने बाद बदल जाती है, तो उन्होंने ही मौसम शब्द से मानसून लिया गया है, जिसका अर्थ है वे हवाएं जो 6 महीने बाद अपनी हवाएं बदल लेती हैं। चूंकि भारत के दक्षिण में समुद्र है, हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो भारत के कर्क रेखा के नीचे वाला भाग समुद्र से घिरा हुआ है और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग विभिन्न प्रकार के स्थल खंडों से घिरा हुआ है। भारत के बाद विशाल समुद्र है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आती हैं तो वो भारत के ऊपर से जाती हैं और फिर पुनः जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है तो फिर हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने लगती हैं। तो ऐसी हवाएं जो विशेष ऋतु में चलती हों या 6 महीने बाद अपनी दिशाएं बदल लेती हों, वे हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं और भारत उन्हीं हवाओं के बीच में स्थित है, जिसके कारण भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है जेट स्ट्रीम पवनें। जेट स्ट्रीम पवनें वे पवनें हैं जो तीव्र गति से चलती हैं। इन हवाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास चलती है और भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट है, अर्थात भारत के मध्य में। शीत ऋतु में ये भारत के और उत्तर की ओर बढ़ जाती हैं, अर्थात 15 डिग्री से और ऊपर चली जाती हैं, 25 डिग्री के आसपास, 26-27 तक आप समझ लीजिए। और वर्षा ऋतु में ये भारत के बाहर हो जाती है, मतलब हिमालय के भी उस तरफ। तो इन हवाओं की स्थिति बदलने के कारण भी भारत की जलवायु पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जलवायु का अर्थ होता है वायुमंडलीय दशाओं का योग। एक दीर्घ काल के लिए जब हम वायुमंडलीय दशाओं के योग करते हैं तो उसको जलवायु कहा जाता है। और भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मुख्य रूप से अक्षांशीय स्थिति, भारत की स्थलीय बनावट, जल और स्थल का विन्यास, भारत मानसूनी हवाओं का होना और जेट स्ट्रीम पवनें इत्यादि ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम मानसून समझते हैं तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मुख्य रूप से अर्थ है ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवनें, अर्थात ऐसी पवनें जो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध की ओर चले और फिर 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध की ओर चले। ऐसी पवनों को मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। अब इन पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब हवाएं 6 महीने बाद अपनी दिशाएं क्यों बदल लेती? तो मानसून की या मानसून पवनों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं मान्य हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है तापीय संकल्पना, अर्थात तापमान के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऐसी संकल्पना तापीय संकल्पना कहलाती है। पवनों का एक निश्चित क्रम होता है, इसको हम थोड़ा सा ग्लोब से समझते हैं। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य की स्थिति जब उत्तरी गोलार्ध में होती है, अर्थात सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ती हैं, तो यहां पर तापमान जो होता है वो अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यहां पर वायुदाब कैसा हो जाएगा आपका? माइनस।
और अब दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या हो जाएगी, बिल्कुल एकदम अपोजिट। यहां पर तापमान होगा आपका कम और वायुदाब हो जाएगा अधिक, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। तो जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगी, इस टाइप से। क्यों चलेंगी? क्योंकि वहां पर उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक है और यहां पर तापमान कम है। और वायुदाब कैसा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब आपका कम हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब आपका अधिक हो जाएगा। तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति है और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा, अर्थात पवनें निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर चलेंगी। और वायुदाब के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। फिर 6 महीने बाद सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? फिर 6 महीने बाद सूर्य की स्थिति बदला जाती है, अर्थात जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान आपका अधिक हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में तापमान कैसा हो जाएगा? कम। तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी। अब यदि हम वायुदाब देखेंगे तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में आपका वायुदाब तापमान कम है तो वायुदाब अधिक हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है तो वायुदाब कम हो जाएगा। अर्थात यदि आप एक बात में इसको समझना चाहें तो हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायुदाब में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ही पवनें निम्न टेम्परेचर वाले स्थान से उच्च टेम्परेचर वाले स्थान की ओर चलती हैं और ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें भी कहा जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद अपनी दिशा को बदल लेती हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में होती है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इसलिए पवनों की जो दिशाएं होती हैं वो भी प्रायः परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और विषुवत रेखा के नजदीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से इसका दक्षिणी सिरा चालू होता है और उत्तरी सिरा लगभग 37 डिग्री 7 मिनट तक चलता है। तो लगभग यदि हम किलोमीटर में बात करें तो 3214 किलोमीटर लंबा भारत है और आधा समुद्र से घिरा हुआ और उत्तरी भाग जो है विभिन्न प्रकार के पर्वतों से टच करता है, जिसके कारण भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बहुत सारे कारण, मेन यही है कि भारत की जो लोकेशन है वो मानसूनी पवनों के बिल्कुल सामने पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून का अर्थ होता है, या मानसून के लिए हम विशेषताएं करेंगे तो मानसून का अर्थ ऐसी हवाओं से होता है जो ऋतु अनुसार अपनी पवनों को चलती हैं और ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। यदि हम मानसून की बात करें कि भारत में कितने प्रकार की मानसूनी पवनें चलती हैं, तो इसको आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि हम भारत की लोकेशन देखें तो लगभग भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो एक तो पवनें आपकी अरब सागर के ऊपर से आती हैं, तो एक तो आपकी हो जाएंगी अरब सागर की शाखा और दूसरी आपकी हो जाती है बंगाल की खाड़ी से ही पवनें आती हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों ऋतुओं में मानसून की दिशाएं बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पवनें जो हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। मानसूनी पवनों के कारण भारत में वर्षा होती है और चूंकि भारत के विशाल होने के कारण, हिमालय होने के कारण, विषम और सम जलवायु होने के कारण भारत के क्षेत्र में वर्षा के वितरण में भी प्रायः भिन्नता पाई जाती है। ये डायग्राम के माध्यम से मानसूनी पवनों को की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। ये ग्रीष्म ऋतु का चित्र है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति उत्तर में है, जिसके कारण भारत में तापमान की अधिकता है और जब तापमान अधिक होता है तो निम्न वायुदाब बन जाता है, तो पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। ये ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन है। दूसरे चित्र में ये शीत ऋतु की कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु में भारत में टेम्परेचर कम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो हमेशा ही पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है या शीत ऋतु वाले स्थान से ग्रीष्म ऋतु वाले स्थान की ओर चलती है।
चूंकि भारत के दक्षिण में समुद्र है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत के में विभिन्न प्रकार की जो बारिश में विभिन्नता पाई जाती है, उसके कई सारे कारण। और भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, मानसूनी जलवायु होने के कारण, वर्षा में विभिन्नता होने के कारण भी इसमें को विभिन्न प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से हमने ऋतुओं को 4 भागों में बांटा। एक वर्ष में चूंकि 12 महीने होते हैं, यदि आप 12 महीनों को 4 से विभाजित कर देंगे तो 3-3 महीने की एक ऋतु आपकी निकल के आ जाती है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, तो शीत ऋतु का शब्द का अर्थ ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर कम होता है और ठंड की अधिकता होती है, अर्थात उस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, जिसमें टेम्परेचर की अधिकता होती है और जिसके कारण लगभग मार्च से लेकर मई तक यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भारत में पाया जाता है। फिर वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर, चूंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं और वे पवनें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर से जलवाष्प को इकट्ठा करके लाती हैं, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। फिर आपकी चौथी है पीछे हटते मानसून की ऋतु, जिसके कारण अक्टूबर से नवंबर में, अर्थात जब पवनें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि हम भारत के चित्र से ये कंडीशन को समझें, तो जब हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जलवाष्प लाती हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से में खास करके वर्षा करती हैं। तो ये जो दक्षिण का हिस्सा है, खास करके तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर वर्षा होती है और इस स्थिति को पीछे हटते मानसून की ऋतु कहा जाता है। और ये लगभग अक्टूबर से नवंबर, अर्थात भारत के में अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी वर्षा होती है, जिसको हम पीछे हटते मानसून की ऋतु के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका जो क्षेत्र है वह लगभग फिक्स है, वो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है जो तमिलनाडु का कोरोमंडल है। कभी कभी स्थिति वो पवनें, यदि मान लीजिए मार्ग में कोई ऐसा अवरोध आ जाए तो वो ऊपर की ओर भी आ जाती है, तो भारत के जो मध्य प्रांत तक भी बारिश की कंडीशन बन जाती है, लेकिन वो स्थिति कम बनती है। बारिश होती तो है लेकिन कम होती है। लेकिन तमिलनाडु में तो भीषण बारिश होती है। यदि हम ऋतुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो नंबर 1 शीत ऋतु। सबसे पहले हमें इसका समय डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिसंबर से फरवरी तापमान कम होता है। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से टेम्परेचर अधिक होता है और प्रायद्वीप भारत में तापमान में भिन्नता होती है, अर्थात वहाँ पर ठंड कम पड़ती है। कारण ये है कि वहाँ की स्थिति जो है आसपास समुद्र होने के कारण तापमान थोड़ा सा कम होता है, समजल वायु पाई जाती है। आसमान स्वच्छ रहता है, मंद समीर मतलब हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, सुहावना मौसम होता है और टेम्परेचर निम्न होता है। पश्चिमी विक्षेपों के कारण उत्तरी भारत में कभी कभी हल्की हवा भी हो जाती है। दूसरी है आपकी ग्रीष्म ऋतु, फरवरी से लेकर मई तक तापमान अधिक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में तापमान अधिक होने के कारण और समुद्र के पास स्थिति होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मैंगो सावर या आम्रवृष्टि कहा जाता है। आम्रवृष्टि या मैंगो सावर इसका नाम इसलिए दिया गया है कि उस समय मतलब मार्च से मई के बीच में जो बारिश होती है उस समय आम की जो फसल होती है उसका भी मौसम होता है और आम पकना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इसको आम्रवृष्टि या मैंगो सावर या आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में जो कहवा की फसल होती है उसमें फूल खिलने लगते हैं उस बारिश के लाभ से, जिसके कारण इसको फूलों की बौछार। और बंगाल प्रांत में जब बारिश होती है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगती हैं, जिसके कारण उसको काल बैसाखी, अर्थात वो जो महीना होता है मार्च अप्रैल का, हिंदी महीनों के अनुसार वो बैसाख का होता है, जिसके कारण इसको काल बैसाखी या आप समझने के लिए काल अप्रैल भी समझ सकते हैं। वो काल अप्रैल को ही काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और प्रबल तूफान मतलब तीव्र गति से हवाएं यहाँ पर चलती हैं, मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में।
वर्षा जून से सितंबर। मानसूनी शाखाएं, मतलब भारत में जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो मुख्य रूप से अरब सागर से जलवाष्प लेकर आती हैं और बंगाल की खाड़ी से लाती हैं, जिसके कारण भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन वर्षा में प्रायः अंतर होता है। भारत का जो पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और जैसे ही यदि हम पूरे भारत के चित्र को देखें तो भारत में लगभग वर्षा में विभिन्नता पाई जाती है। अर्थात भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी होती जाती है, और जो दक्षिण का भाग है वहाँ पर पश्चिम में अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर प्राय वर्षा कम होती जाती है। वैसे पूरे भारत में लगभग वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही ज़्यादा होती है। पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। प्रायद्वीप भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि भारत में लगभग शीत ऋतु का प्रारंभ होने लगता है और पवनों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर हो जाती है। तो हवाएं जब भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, जिसके कारण वहाँ पर इसको पीछे हटते मानसून की ऋतु के नाम से जाना जाता है। वर्षा का वितरण भारत में असमान है। यहाँ पर यदि हम ओवरऑल वर्षा की बात करें तो लगभग वार्षिक वर्षा 105 सेंटीमीटर मापी गई है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात जून से लेकर और सितंबर तक जो वर्षा होती है वो लगभग 75% हमें प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, जिसमें आपकी मैंगो सावर है, फूलों की बौछार है या काल बैसाखी है, उसका 10%। पीछे हटते मानसून की ऋतु से हमको 13% प्राप्त होती है, और शीत ऋतु में कभी कभी जो अनायासी वर्षा हो जाती है उसका केवल 2% है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो भारत में जो वर्षा की स्थिति है वह वार्षिक 105 सेंटीमीटर है। यदि हम भारत में वर्षा के क्षेत्रों को देखें तो इसमें मुख्य रूप से हम वर्षा के क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, नंबर 2 मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, नंबर 3 साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, और अंतिम अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वे वर्षा वाले स्थान होते हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, और ऐसे राज्य वो हैं जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं या दक्षिण में पश्चिमी तट के राज्य हैं, इसमें मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र। और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र वे हैं जो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र हैं, जो जिसमें आपके मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो राज्य हैं जो अधिक वर्षा वाले राज्यों से ही लगे हुए हैं। यदि मानचित्र में हम स्थिति देखें तो यहाँ से पूरी क्लियर हो जाती है। प्रायः उत्तर में पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में वर्षा के वितरण में असमानता पाई जाती है, अर्थात पूर्व में अधिक होती है और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। यदि हम दक्षिण की स्थिति देखें तो यहाँ पर अपोजिट है, पश्चिम में अधिक वर्षा होती है और जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। साधारण वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसमें मुख्य रूप से आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अल्प वर्षा वाले क्षेत्र वे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर है, उससे भी कम। इसमें मुख्य रूप से आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर का लद्दाख एरिया और वृष्टि छाया प्रदेश। ये वृष्टि छाया प्रदेश दक्षिण भारत का ऐसा पर्वतीय स्थल है जो चारों ओर से पर्वतों के घिरे होने के कारण बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ पर जल की प्राप्ति या वर्षा अधिक नहीं हो पाती। ये मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है और इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण इसका प्रभाव भारत की स्थिति, औद्योगिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं जनमानस पर भी पड़ता है। यदि हम भारत के आर्थिक विकास पर इसकी स्थिति देखें तो कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात भारत में वर्षा का जो समय है वो निश्चित है, लगभग 3 से 4 महीने, जिसके कारण एक लंबा वर्धनकाल हमें कृषि कार्य के लिए मिल जाता है। और भारत में फसलों का उत्पादन, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, दोनों ही फसलों का अच्छा उत्पादन किया जाता है। वर्षा ऋतु के कारण यहाँ पर पशुओं के लिए पशुचारण की उपलब्धता हो जाती है, जिसके कारण पशुपालन संभव है। विभिन्न मौसम में बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति
भी होती है जिसका परिणाम बहुत सारी जनता पर पड़ता है। तो भारत में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पनपने के कारण, बैक्टीरिया पनपने के कारण, रोगों के कीटाणु पनपने के कारण विभिन्न प्रकार के रोग, और ग्रीष्म ऋतु में भी मौसम के बदलने के कारण विभिन्न प्रकार के रोग भारतीय जनता पर उत्पन्न होते हैं या पड़ते हैं। कृषि, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि भारत में वर्षा की स्थिति अच्छी है या वर्षा ठीक हुई है तो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, यदि वर्षा कम हुई है तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, और यदि वर्षा अधिक हुई तब भी फसलों का उत्पादन नहीं होता है, जिसके कारण भारत में कभी सूखे की स्थिति पड़ती है तो कभी बाढ़ की स्थिति पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी क्षेत्र में लू का प्रकोप होता है, जिसका परिणाम भारतीय जनता पर पड़ता है और भारतीय जनता पर विभिन्न प्रकार के रोग पड़ते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जलवायु अध्याय की विस्तार से चर्चा की। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।